नमस्कार। आज हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए, समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था तथा उनकी माता का नाम कुमार देवी था। देखिए, चंद्रगुप्त को न केवल गुप्त वंश के बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका काल राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जा सकता है। देखिए, समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत उसी का अभिलेख है जिसे इलाहाबाद स्तंभलेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। देखिए, इसकी रचना उसके संधि विग्रहिक सचिव हरिसेन ने की थी। देखिए, कनिंघम के मतानुसार ये लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। देखिए, अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के राजा बनने के बारे में तो समुद्रगुप्त अपने भाइयों में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली थे और उनकी प्रतिभा को देखकर उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सभी पुत्रों में से समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना और अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को सिंहासन सौंप दिया। देखिए, इस निर्णय की वजह से वहां की प्रजा को तो काफी खुशी हुई, लेकिन समुद्रगुप्त के बाकी भाई इससे नाराज हो गए और राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया। देखिए, प्रतिद्वंदी में सबसे आगे राजकुमार काच थे। एक काच के नाम से कुछ सोने के सिक्के भी मिले हैं। गृह क्लेश को शांत करने में समुद्रगुप्त को 1 साल का समय लगा और फिर इसके बाद उसने दिग्विजय यात्रा शुरू की। देखिए, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जो विवरण मिलता है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला सम्राट था। आर्यावर्त के राजाओं का उन्मूलन तथा सुदूर दक्षिण में राज्यों की विजय उसकी उत्कृष्ट सैनिक प्रतिभा के परिचायक हैं। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति उसकी सैनिक कुशलता का वर्णन इन शब्दों में करती है। वह विभिन्न प्रकार के सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में कुशल था। दोनों भुजाओं के बल से अर्जित विक्रम ही जिसका एकमात्र बंधु था, प्रताप ही जिसका प्रतीक था, परशु, बाण, भाला, शंकु, नाराज आदि अनेक शस्त्रों के प्रहार से उत्पन्न शोभा द्वारा जिसके शरीर की कांति द्विगुणित हो जाती थी। अपने विभिन्न युद्धों में समुद्रगुप्त ने जिन भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया उससे उसकी कूटनीतिकता और राजनीतिक सूझबूझ का पता चलता है। देखिए, समुद्रगुप्त युद्ध क्षेत्र में जितना स्फूर्तिवान था, शांति के समय में उससे कहीं ज्यादा कर्मठ था। देखिए, वो स्वयं उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। उसने कविराज की उपाधि प्राप्त की थी। वो महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का बड़ा शौक था। देखिए, अपने कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाती हुई दिखाया गया है। समुद्रगुप्त एक उदार तथा दानशील शासक था। उसे विद्वानों को पुरस्कृत करने वाला तथा स्वर्ण मुद्राओं का दान करने वाला कहा गया है। वह सज्जनों के लिए उदय तथा दुर्जनों के लिए प्रलय के तुल्य था। असहाय एवं अनाथों को उसने आश्रय प्रदान किया हुआ था। देखिए, वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता भी था। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के साम्राज्य तथा शासन के बारे में तो अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर पूरा उत्तर भारत इसमें आता था। दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियों ने उसकी अधीनता स्वीकार की थी। इस प्रकार समुद्रगुप्त को अपने पिता से जो राज उत्तराधिकार मिला था उससे उन्होंने एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के शब्दों में उसने अपने बाहुबल के प्रसार द्वारा भूमंडल को बांध लिया। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए, समुद्रगुप्त ने अत्यंत नीति निपुणता के साथ शासन का संचालन किया। केंद्रीय भाग का शासन उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। प्रशस्ति में उसके कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। शांति विग्रहिक, ये संधि तथा युद्ध का मंत्री होता था। इसके अधीन वैदेशिक विभाग होता था। समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक हरिसेन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। खाद्यट पाकिक, ये राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष था। इस पर ध्रुवती नामक अधिकारी कार्य करता था। कुमारा मात्य, देखिए, अल्टेकर महोदय के अनुसार आधुनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तरह ही कुमारा मात्य उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे। वे अपनी योग्यता के बल पर बड़े से बड़े अधिकारी बन सकते थे। यही कारण है कि गुप्त लेखों में विषयपति, राज्यपाल, सेनापति, मंत्री आदि सभी को कुमारा मात्य कहा गया है।
देखिए गुप्त प्रशासन में ये अधिकारी काफी महत्वपूर्ण होते थे। महादंड नायक दिनेश चंद्र सरकार की राय में ये पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी तथा फौजदारी का न्यायाधीश था। अल्तेकर के अनुसार वह सेना का उच्च अधिकारी होता था। संभव है कि प्रयाग प्रशस्ति में इस अधिकारी का उल्लेख महासेनापति के अर्थ में किया गया है। यह भी हरिसेन के अधिकार में था। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की मुद्राओं की, तो समुद्रगुप्त की विविध प्रकार की मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती हैं। समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। वो हैं गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, वीणा वादन प्रकार। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की विदेशी शक्तियों के बारे में, तो वो कुछ इस प्रकार हैं। देवपुत्र शाही सा हानुशाही, इसका तात्पर्य कुषाणों से है। कुषाण गुप्तों के समय पश्चिमी पंजाब में निवास करते थे तथा उनका शासक देवपुत्र शाही एवं शाहानुशाही की उपाधियां ग्रहण करता था। शक लोग गुप्तों के समय में पश्चिमी मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ के शासक थे। सिंघल, इसका तात्पर्य लंका द्वीप से है। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था। गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।